आज हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। यानी जब होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वैकेंसीज होती हैं, कोई रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, तो उसकी जो वैकेंसी है उसको कैसे भरा जा सकता है। तो उसको भरने का जो सोर्स है, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को गुड मानते हैं। और क्यों गुड मानते हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को बढ़ा देता है, प्लस न्यू कॉम्पिटिटिव ब्लड को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है। इसका पहला सोर्स है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट सोर्स इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है? कंपनी अपनी सारी डिटेल्स एक पोस्टर में लिख के या एक पेपर पे लिख के फैक्ट्रीज की दीवारों पर और कॉमन प्लेसेस पे जहां पे मजदूर आते जाते रहते हैं वहां पे पेस्ट करवा देती है कि इतने लोगों को इस टाइम पे, इस दिन पे काम की जरूरत है, इतने लोगों की उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है। और जो नौकरी चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पहुंच जाते हैं। मैनेजर वहां जाता है और पिक एंड चूज करता है, क्योंकि मजदूर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, तो उनको पिक कर लेता है कि हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरली डेली बेसिस के लिए होती है, इसीलिए इनको वेजेस मिलते हैं। और एक टाइम बाद, आज वो आ गया, उसको सेलेक्ट कर लिया, कल वो लेट हो गया, दूसरे को सेलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए, क्योंकि ये वर्कर्स बदलते रहते हैं, इनको बदली वर्कर्स भी कहा जाता है। और ये कब अच्छा सोर्स है? जब आपको ढेर सारे लोगों की जरूरत होती है फॉर द वर्क। तो ये है डायरेक्ट सोर्सेस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? सबसे पहले, it is done by placing a notice। एक नोटिस फैक्ट्री की दीवारों पे लगा दी जाती है, स्टेटिंग कि कितने लोग चाहिए और किस दिन चाहिए। तो क्या होता है? जॉब सीकर्स assemble on that particular date and time। कहाँ पे असेंबल होते हैं? तो फैक्ट्री के बाहर। मैनेजर आता है, पिक एंड चूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। तो सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। उसी जगह, उसी टाइम पे सिलेक्शन किया जाता है। इट इज किस तरह की नौकरी दे देता है? तो इट प्रोवाइड्स सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब्स। और क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, डे वाइज बदल सकते हैं, दे आर नोन एज बदली वर्कर्स। They are known as badli workers. Payment is done on daily basis। वेज पेमेंट डेली बेसिस पे होता है।
इट इज एन इनएक्सपेंसिव सोर्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम नहीं, सो इट इज एन इनएक्सपेंसिव सोर्स एंड सुटेबल when there is a rush of the jobs. It is suitable when there is a rush of work. So these are the important things related with direct recruitment. Okay, ये सारी चीजें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूज होती है. The second source of recruitment that we'll deal is the casual callers. So अगर कोई पर्सन जॉब के लिए गया और उसने अपनी एप्लीकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा की, ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त वैकेंसी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उन एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर्स में स्टोर करके रख लेंगे एज अ डेटाबेस, और जब वैकेंसी अराइज करेगी उस डेटाबेस से उन एप्लीकेंट्स को कॉल करेंगे और सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे. दैट इज नोन एज अ casual caller. So what happens in a casual caller? We'll study this now. Of recruitment is advertisement. Third is advertisement. It can be in the newspaper or in the media or any of the social sites. और एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि इट कैन रीच टू मासेस, जो आप जिनके साथ आप वैसे कांटेक्ट नहीं कर सकते. थ्रू एडवर्टाइजमेंट आप अपनी बात, आप अपनी डिमांड, अपनी जॉब के बारे में कई लोगों को बता सकते हैं. एंड सेकेंड बेनिफिट इज you can tell the details of the job, like क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किस पोस्ट के लिए चाहिए, क्या सैलरी आप देंगे, क्या उसके आगे बढ़ने के प्रोस्पेक्ट्स हैं. एवरीथिंग कैन बी इन्फॉर्म्ड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट. द प्रॉब्लम इज दैट इट ब्रिंग्स good people also, and many a times some unwanted people they also apply. तो आपका काम बढ़ जाता है of selecting the people. Like इंडियन आइडल में देखते हैं कि प्रॉपर कैंडिडेट्स तो आते हैं जो सिंगिंग के लिए, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ या तो जज से मिलने आते हैं या अपने आप को टीवी पे दिखाने आते हैं. टैलेंट होता नहीं, सिंगिंग की नॉलेज होती नहीं, लेकिन चले आते. सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एडवर्टाइजमेंट. So now we'll discuss in detail. So the third source of recruitment is advertisement. It is used when wide choice is required. जब ढेर सारे आपके पास चॉइस चाहिए, ढेर सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आए, तो फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री या इनसाइड द कंट्री, तो ये बेस्ट ऑप्शन है. एडवांटेज क्या है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लस जॉब के बारे में आप दे सकते हैं. कई तरह के कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं प्रॉपर स्किल्स के साथ, प्रॉपर टैलेंट्स के साथ. एंड डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार जो रिस्पॉन्स आती है वो अनसुटेबल कैंडिडेट से आ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन का काम बढ़ जाता है. सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. दिस इज द थर्ड source of external recruitment. The fourth source of recruitment is
द फोर्थ सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच का इंपॉर्टेंट लिंक होता है। So employment exchange is a link between the job seeker and the job provider. क्या करता है? जॉब सीकर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास ले लेता है और जॉब प्रोवाइडर्स की रिक्वायरमेंट्स अपने पास ले लेता है और फिर जॉब सीकर को जॉब प्रोवाइडर का पता बताता है कि यहाँ वैकेंसी है, इतने पेमेंट पे मिलेगी, ये सारी डिटेल्स हैं, और जॉब प्रोवाइडर को बताता है ये बंदे हैं, इनसे कंसल्ट कर देते हैं। तो दिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एक्चुअली अ लिंक, इट इज अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब प्रोवाइडर। ये एक लिंक का काम करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इट इज गुड फॉर skilled as well as unskilled jobs। ये दोनों तरह की इंफॉर्मेशन देता है, स्किल्ड जॉब्स वालों को भी बताता है और अनस्किल्ड जॉब्स की भी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और ये क्या करता है? ये गवर्नमेंट के भी होते हैं और गवर्नमेंट इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जिनको नौकरी चाहिए होता है उनको नौकरी दे पाता है। और अगर गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, आप जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं उसका एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, उसको भर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जब भी जो कोई वैकेंसी निकलेगी जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगी वो आपको उसका पता बता देगा। और कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनको महंगाई भत्ता पैसा मिलता है गवर्नमेंट से एज कंपेंसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, वो इसी को मिलता है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया और आपको जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट आपको ये बेरोजगारी भत्ता देता है। इसका इकलौता प्रॉब्लम क्या है कि जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो इनके दिए हुए इंफॉर्मेशन को स्टेबल नहीं मान सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ले तो लेता है लेकिन इसका वेरिफिकेशन नहीं करता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डज नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन provided by the job seekers, and so it cannot be trusted. Okay, so the biggest problem is it does not verify the data provided by job seekers and job providers. Therefore, it cannot be trusted. आपको अपने से उसका सारा डिटेल्स पता करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और बाकी जो सोर्सेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है?
तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पूरी टीम ऑफ लेबर्स का पता रहता है। तो जब बहुत से लेबर्स की आपको जरूरत होती है किसी काम के लिए, स्पेशली अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम के लिए, तो उतने लोगों को आपको ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए किसको ढूंढा जाता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि इसके पास क्लोज लिंक होती है लेबरर्स के साथ। इसको आप हायर कर लीजिए, इसके साथ पैसे की डीलिंग कर लीजिए, आपको लेबर से कुछ नहीं बात करनी। ये अपने साथ काफी लेबरर्स को शॉर्ट नोटिस पे ले आएगा, आपका पूरा काम करवा देगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर नाराज हो गया और इसने आपके काम को छोड़ दिया, तो जितने टीम है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की, सॉरी, जितनी टीम है आपकी लेबरर्स की, जितने लेबरर्स हैं सारे के सारे आपके काम को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको खुश रखना पड़ता है ताकि लेबर्स आपका काम सही से कर सके। और ये जनरली कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे ब्रिजेस का हो, चाहे रोड्स का हो, जब आपको ढेर सारे लेबरर्स चाहिए हैं तो किसके थ्रू आ सकते हैं? थ्रू द लेबर कॉन्ट्रैक्ट। Okay, so the labor contractor is a person who maintains a close link with the laborers, और वो शॉर्ट नोटिस पे कई लेबरर्स को ला देगा। पैसे की बात आपको लेबरर से नहीं करनी, ओनली विद द लेबर कॉन्ट्रैक्टर करनी है। बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगर नाराज होकर काम छोड़ दिया तो सब के सब काम छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट सोर्स हमारा क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। 3 इडियट आपने देखी है। शर्मन जोशी को एक बेंच ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैठ के इंटरव्यू देना था, और वो हमेशा से परेशान था कि कैंपस रिक्रूटमेंट में उसको प्लेस मिलेगी कि नहीं होगी, इसीलिए वो पास होना चाहता था। तो क्या पता चलता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट एक टाई अप होता है किसके बीच में? कॉलेज एंड कंपनी के बीच में। कंपनी हर साल उस कॉलेज में आती है और सुटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए ले जाती है। So what is campus recruitment? It is a tie-up between the colleges and institutes of management and technology with the company. तो कंपनी वहीं पे आएगी और सेलेक्ट करेगी कैंडिडेट्स को फेस ऑफ करके, यानी फेस टू फेस इंटरव्यू करके, टीचर्स से फीडबैक लेके, और उनको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की जाए। इट इज अ बेस्ट सोर्स फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स, क्योंकि आपको पता है कि उस कॉलेज से पढ़ रहा है तो वो जो ट्रेड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या उस प्रोफेशन से रिलेटेड है या उस मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड है, वो सब उसको आते हैं। सो इट इज अ गुड सोर्स। साथ साथ फायदा क्या है कि जब बच्चा पढ़ रहा है, फाइनल ईयर में है, तभी वो अपना जॉब इंटरव्यू दे सकता है और सुरक्षित हो सकता है कि उस जॉब को, उस कोर्स को कंप्लीट करते करते उसके पास जॉब हो जाएगी, क्योंकि ये आपको हायर तो कर लेते हैं और आपको बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड बाद आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 इडियट्स में देखा कि वो कैंडिडेट्स को लेते हैं जिनके अंदर वो उस तरह का टैलेंट देखते हैं और उनको एक सुटेबल पैकेज, दैट इज सैलरी, ऑफर करते हैं। सो कैंपस रिक्रूटमेंट is a very good source for technical, professional and managerial jobs, क्योंकि आप श्योर हैं कि जो कैंडिडेट आपके पास आ रहा है उसके पास नेसेसरी ट्रेड्स हैं, एंड इट इज अ टाई अप of the college where the student is studying with the best of the company. So this is campus recruitment. बात करते हैं
मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करते हैं? ये बायोडेटा कैंडिडेट्स का अपने पास कंपाइल करके रखते हैं, दैट मीन्स कलेक्ट करके रखते हैं, और जब जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो फर्म्स हैं, जब उनसे नाम पूछती हैं तो वो उनको रिकमेंड करते हैं सुटेबल नेम्स। सुटेबल नेम्स मतलब जिस तरह की जॉब है उस तरह के क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को उनको रिकमेंड करते हैं। इन सब के लिए वो एक स्मॉल फीस चार्ज करते हैं। फीस दोनों देते हैं, जॉब सीकर भी देगा, जॉब प्रोवाइडर भी देता है, उनको कमीशन देता है, क्योंकि जब आप अपना रेज्यूम बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं, तो आपको कुछ देना पड़ता है, तो दे चार्ज फीस। इट इज यूजफुल जहाँ पे एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग चाहिए, यानी काफी सिलेक्शन करना है, यानी रिटन सिलेक्शन भी करना है, उसके ट्रेड, उसके टैलेंट, उसके इंटरेस्ट सब है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं इन रिक्रूटिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सन, यानी जो टेक्निकल काम करते हैं या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, लाइक सीएस हो गए, बैंकर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनको रिक्रूट करना है, या मैनेजरियल यानी डायरेक्टर्स, एमडीज, इनको सेलेक्ट करना है, तो इसमें ये हेल्प करती हैं। और it is fit for they specially specialize in the middle level and top level management. जो नेक्स्ट सोर्स है दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? मैनेजर ए से कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड का या एक सीए चाहिए, तो तुम्हारा जो दोस्त है या तुम्हारा जो भाई है वो सीए है, उसको बुला लो। तो इसके कहने पे ये बी पर्सन को नौकरी पे ले आता है, इसको कहा जाता है रिकमेंडेशन। So when the manager appoints B on the recommendation of A, जब मैनेजर बी को नौकरी पे रखता है ए के कहने पे, क्योंकि वो या तो ए का फ्रेंड है या रिलेटिव है या जानकार है, उसको कहा जाता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एप्लीकेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं वही आपको रिकमेंड कर रहे हैं, हाँ इस बंदे को रख लीजिए, क्योंकि उनके कहने पे आप रख रहे हैं। तो ए तो बी को जानता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए नोज द बैकग्राउंड ऑफ बी, कि वो सही बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई क्रिमिनल कनेक्शन तो नहीं, गलत बंदा तो नहीं, तो आपको श्योरिटी रहती है। सो बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट इज सफिशिएंटली नोन। ओनली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन। थोड़ा सा बस जब वो आया तो आपने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, क्या करते हो क्या, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स तो ए ने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो सिर्फ हल्की फुल्की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग चाहिए होती है, बाकी कोई डिटेल्स नहीं चाहिए होते हैं। आप हो सकता है बस उसके सर्टिफिकेट्स चेक कर लें, उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लें, तो ओनली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि खर्चा कम लग रहा है, आपको ना न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ा, ना आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना पड़ा, ना आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज के पास जाना पड़ा, तो आपका पैसा भी बच गया और आपका टाइम भी बच गया। सो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जब मैनेजमेंट लोगों को नौकरी पर रखता है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज के कहने पर। तो the last source of external recruitment is वेब पब्लिशिंग, जहाँ पे वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं ताकि वो पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन दे सके
दोनों को, जॉब सीकर को भी यानी जो काम ढूंढ रहा है, एंड टू द जॉब प्रोवाइडर जिसको काम पे लोगों की जरूरत है। सो ये भी एक तरह का लिंक है बिटवीन द जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। और ये अपनी वेबसाइट पे सारा डिटेल्स दे देता है, कहाँ पे कहाँ इंफॉर्मेशन, कितनी वैकेंसीज हैं, किस क्वालिफिकेशन की हैं, किस पे स्केल की हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन दे देता है। प्लस कंपनी को कैंडिडेट का सारा डिस्क्रिप्शन दे देता है कि वो कितना क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसको दे देता है। अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देख सकते हैं www.naukri.com, LinkedIn, jobstreet.com, इस तरह के बहुत से वेबसाइट्स क्रिएट हो गए हैं जो एक मैच करते हैं, किसके बीच का मैच, बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब प्रोवाइडर। सो दिस इज द लास्ट source of external recruitment.